गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो सारे, चाहे प्राइवेट है चाहे कॉर्पोरेट, सबके लिए है स्कीम। एनपीएस लाइट और स्वावलंबन सब्सक्राइबर, ये सारे इस स्कीम में आते हैं। इवन एनपीएस को बाद में एक्सटेंड करके ना, जब ये आई थी उसके बाद एक्सटेंड करके जो हमारे नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए भी कर दिया है ना। तो अगर ये पूछता है कि भाई किसके लिए है ये, तो 18 से 65 साल सभी के लिए है ये। 18 से 65। इसमें 2 टियर होते हैं, एक टियर और सेकंड टियर। जो सेकंड टियर होता है ना वो आपका टैक्सेबल होता है, वो बेसिकली सेविंग के लिए होते हैं। और आपका अगर पहला टियर है, पहला अकाउंट खुला हुआ है, टियर 1 अकाउंट खुला है, तभी आप टियर 2 अकाउंट खोल सकते हो। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ये बेसिकली सेविंग के लिए होता है मेन। और नाउ टियर सेकंड टैक्स सेविंग स्कीम इज एस्टैब्लिश्ड फॉर सीजीएचएस टियर 2 सेकंड अकाउंट मैंडेटरी टू इन्वेस्ट इन टियर सेकंड टैक्स सेविंग मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। इसका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है, 1000 एंड सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन कैन बी मिनिमम टू रेट 50 रुपीज। जब आप टियर 2 अकाउंट खोलते हो तो जब आप शुरुआत करते हो 1000 रुपए से करते हो और बाद में 50 रुपए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कंट्रीब्यूट करते हो उसमें कितने से स्टार्ट करते हैं? 1000 रुपए से। अच्छा। मिनिमम अमाउंट इसका 1000 है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आप कंट्रीब्यूट करते हो कितना भी कर दो। उसके बाद जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। और इसको ना क्लेम कर सकते हो एटीसी में टैक्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये तो आपको पता होगा कि भाई इसमें हमारा जो शेयर है वो 10% है और जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 14% है। हमारा कितना है? 10%। ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट का शेयर है वो कितना है? 14%। ठीक है। और जो हमारी रिटायरमेंट हो जाती है तो 60% उसका जो है हमें कैश मिल जाता है और जो 40% है वो हमारा एन्युटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और वो एन्युटी जो इन्वेस्ट होता है वो हमें विद इंटरेस्ट या जहाँ पर भी वो करते हैं ना उसके साथ हमें पेंशन के रूप में मिलते हैं। 60% मिलने वाला है हमें। हाँ हाँ हाँ। द स्कीम इज रेगुलेटेड। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्कीम को रेगुलेट कौन करते हैं? ये करते हैं आपका पफरडा, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस स्कीम को रन कौन कर रहा है फिलहाल ना, यानी पफरडा के अंतर्गत कौन कर रहा है? प्रोटीन। पहले कोई और कर रहा था, अब चेंज हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है। उसके बाद है और इस पफरडा ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है। जो ये सारे जितने भी है ना उनको रजिस्टर करता है, जितने भी सब्सक्राइबर है उसके। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एनपीएस इन जनवरी 2000। हाँ, 1 जनवरी 2004 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ये डेट क्रूशियल है क्योंकि उससे पहले सारा ओल्ड पेंशन में था। इसमें ये मैंडेटरी कवर था सभी के लिए जो हमारे ये वाले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो स्टेट है उनको भी मौका था कि भाई वो इसी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस बोर्ड भी जा सकते हैं। ये जो पफरडा है बेसिकली क्या है, एक रेगुलर सेटअप है और इसको सेटअप किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। और इसके अंदर कौन कौन जो है एलिजिबल नहीं है? एक तो जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो भी नहीं है। एनआरआई भी नहीं होंगे। एनआरआई तो मैंने इसमें पता नहीं लिखा नहीं है। बट और एसयू एफ नहीं होते? कौन? हाउस विद अनडिवाइडेड फैमिली जैसे कुछ। हाँ, हाउस विद अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, वो भी एलिजिबल नहीं है। और एक टाइम में ना आप एक अकाउंट खोलते हो और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने HUF का नाम लिया ना, कोई भी फैमिली जब तक अनडिवाइडेड है, जब तक का उसका एक भी मेंबर जो ना या तो ओरली या रिटर्न रूप से ये ना बोल दे कि मैं आपसे अलग हो रहा हूँ। अच्छा। अगर आपने अपनी फैमिली में जाके अपने पापा से, अपने मम्मी से, मतलब कोई भी जाके बोल दिया कि अब मैं अलग हो रहा हूँ, तो उसी दिन से उसी पल से उसको अनडिवाइडेड माना जाता है। बस उसको घोषणा अनडिवाइडेड या डिवाइडेड, उसको डिवाइडेड माना जाता है। अच्छा। अब देखो कितना लॉ ये कहता है कि आपने कब कहा, उस टाइम कहा, तो उसी टाइम से तुम डिवाइडेड हो गए, तुम बाहर चले गए उस फैमिली से। अच्छा। हाँ, अब आगे बताओ।
ठीक है। एट अ सिंगल टाइम ओनली वन अकाउंट कैन ओपन, बट एक अकाउंट मतलब एक टाइम में ना इसका एक अकाउंट खोल सकते हो आप, ये नहीं है कि 2 एनपीएस खोल लोगे। लेकिन अगर आपका एक अकाउंट एनपीएस है, एक अटल पेंशन ले सकते हो आपसे ज्यादा। अच्छा। ये अकाउंट कभी भी ज्वाइंटली नहीं खुलता। इसमें आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, प्राण। और हाँ, जो इसकी क्राई एजेंसी है ना, वही है जो मैं आपको बताया था ना, प्रोटीन सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है इसकी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, क्रोटीन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्रोटीन, ये प्रोटीन की बहन है, पता तुम्हें? क्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ हाँ, तो पूरा बोलो। मैंने प्रोटीन तो बोला है। अब बोलो ना। क्या बोलूं? फुल फॉर्म बोलो। फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, मैंने तो इसका पोर्टल देखा हुआ है, मैंने पोर्टल पे चीजें सर्च की थी। तो मुझे लगा तुम क्रोटीन बोल रहे हो। ठीक है ना ना ना, प्रोटीन तो मैं याद करने के लिए बोला हुआ है, प्रोटीन प्रोटीन की मैंने। हाँ। चलो आगे बढ़ो। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है ना, वो रीजनेबल मार्केट बेस होता है। ठीक है। और क्या है भैया, जैसे मैंने और कुछ लिखा है क्या? हाँ, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे 2021 में। तो क्या है, हेलो, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। 60 साल का होने के बाद तथा जिन्होंने 60 से 70 के बीच में अप्लाई किया है, वे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि क्लोजर एप्लीकेशन ना मिल जाए। मान लो आपकी रिटायरमेंट हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको सेकंड जो अकाउंट है उसको बंद कर देना है, कुछ भी है नहीं, आप इसको आगे 70 तक वो कर सकते हो। ठीक है। और क्या है, एक इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि एक नया नोटिफिकेशन आया था, शायद ये 21 की बात है। ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑन डेथ, इनवैलिडेशन, डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस। सही करो। एक तो आप एनपीएस और एक सीसीएस पेंशन रूल 1972 वाला, और एक सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 वाला। आपको अगर आप ना रिटर्न में ये चीज दे सकते हो कि मेरी डेथ होने के बाद मैं पुरानी ओल्ड पेंशन के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है। और इसमें ये रूल है, अगर आपने ये जो स्टेटमेंट नहीं दिया है और इस स्कीम के लागू हुए जो ना, मतलब ऐसा कुछ है कि 15 साल हो गए या 10 साल हो गए, 12 से 15, 12 से 15, ठीक है। या फिर आपने जो स्टेटमेंट, मतलब 3 कंडीशन बन रही है, आपने स्टेटमेंट नहीं दिया है और 15 साल हो गए, ठीक है, तो भी तुमको ऑटोमेटिकली इसको अवेलेबल माना जाएगा। और अगर क्या कहते हैं उतने साल नहीं हुए हैं, ठीक है, स्कीम को लागू हुए, ठीक है, और आपने नहीं दिया है, तो फिर उसके अंदर भी कुछ अलग कंडीशन है। ठीक है, 3 साल मान लो ये स्कीम जिस दिन लॉन्च हुई थी 21 में, और 3 साल के अंदर आपने कोई ऑप्शन भर के नहीं दिया, तब भी आपको ओल्ड पेंशन में मान लिया जाएगा। और अगर आपकी जॉब को 15 साल होने जिस दिन ये लॉन्च हुई है, और जिस दिन आप की डेथ हो जाती है, और ऐसा हुए 15 साल नहीं हुए हैं अभी तक, तो भी आप ओल्ड पेंशन में मान ले जाओगे। बस इससे बाहर आपका है खाली जो जिसमें आप एनपीएस में बचोगे। ठीक है। वैसे ये अच्छा किया यार इन्होंने। हाँ सही यार, ओल्ड पेंशन ज्यादा बेटर है। ओल्ड पेंशन ज्यादा बेटर है। और पता है क्या है यार, मान लो देखो, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन सीमा अगर हो जाए, ठीक है, तो उसकी जो फैमिली है उसकी कमर टूट जाती है। अगर यार मैंने भी सुना, भर के नहीं दे रखा। अब मेरी जो नई जॉब है पीजीटी, इसमें मांगेंगे मुझसे ऑप्शन, मैं सब भर दूंगी यार। हाँ, सब भर के दे दो। मैंने पता है नॉमिनी भी ना अभी तक अपने पेरेंट्स को बनाया हुआ है, मम्मी पापा को। अच्छा। हाँ, मैंने चेंज ही नहीं किया शादी के बाद ना, मेरा रिश्ता ना बहुत अच्छे से चला नहीं। हाँ, तो हाँ ये भी है, नॉमिनी आप कभी भी चेंज करा सकते हो इसमें। कभी भी। ठीक है ना। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक प्लस डीए का होता है कंट्रीब्यूशन, पहले बेसिक और डीए इन सब निकाल के 10% हमारा, 10% और 14% गवर्नमेंट का। यू कैन चेंज ऑप्शन 1 टाइम इन अ ईयर, एक साल में आप एक बार ऑप्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है। ड्यूरिंग सस्पेंशन, ये मैंने आपको बताया भी था शायद। क्या बता रहे हो अभी आप? ये वाला टॉपिक खत्म होने वाला है, भी थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ये एक साल वाला समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ। एक जैसा आपको कह रहे हो ना, आपको चेंज करना है अपना। हाँ, क्या बता रही थी मैं यार ये?
वन टाइम प्राइवेट और पब्लिक, पता नहीं यार रोहित मैं क्या बता रही थी, भूल गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, ड्यूरिंग सस्पेंशन में आपको बताया था ना सब्सटेंस अलाउंस मिलता है हमें, है ना, तो उस टाइम पर अगर आप सस्पेंशन में हो तो आपको ये जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नुकसान ये होता है इस टाइम जब आप नहीं देते ना तो गवर्नमेंट भी नहीं देती। अरे यार ये कौन सी बात हुई, फिर देने की क्या जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए तो ये इस चीज को देखो, पता है गवर्नमेंट बहुत चलाते हैं, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर ऐसी देती है आपको जहाँ पर इसको फायदा हो रहा होता है। आप कभी नोटिस करना है चीज। सही बात है। एक सेकंड होल्ड करना बस। इस टाइम पर ठंड लगना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंड लगना शुरू हो जाती है इस टाइम पर। थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना मगर। पहले ये बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे अकेली जगह से पढ़ लूंगा फिलहाल? नहीं ऐसा नहीं लग रहा। ये टॉपिक जो ना मेरा सर्विस रूल का, मैं आपको सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, या मेरा सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन ये मैं पढ़ता ही नहीं। ये पढ़ने की पता है क्या है, ये सर्विस रूल, ये रूल वगैरह होते हैं ना, ये वाले जो ऐसी चीजें होती हैं, मैं जो ना चीजों को छुटपुट में नहीं पढ़ पाता। मैं पढ़ना चाहता हूँ एक्चुअली आप, मैं हमेशा जो ना कोई भी चीज छुटपुट में नहीं पढ़ पाता, या तो मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उसको फिर छुटपुट कर लूं। पहली लर्निंग जो ना होगी मेरी कॉम्प्रिहेंशन, हालांकि मैंने ये पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, उसमें एक हाँ मेरे सारा ना अपडेटेड है ये, बस यही है ना, ये फाइनल वो रहेगा, और मुझे लग रहा है इतना काफी रहेगा, उसी से काम हो जाएगा। तुम्हें फैक्टर सारे याद हो रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? बिल्कुल, कुछ नहीं भूलने वाला मैं। हाँ ठीक है, वहां पर एग्जाम में जब आएगा ना सब रिट्रीव होगा आराम से। हाँ ठीक है। एक फैक्ट ना मैंने शायद आपको बताया नहीं कि जब आप ये ऑप्शन फॉर्म भरते हो ना कि मैं चीजें कौन से के साथ जोड़ना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन है वो सब कुछ, तो जो आप लेटर दोगे एक तो आप करा को भेज, एक कॉपी करा में जाएगी, एक पीएओ में जाएगी, और एक जो आपका खुद का डिपार्टमेंट है वो रखेगा, सर्विस बुक में भी चिपकेगी तुम्हारे। हाँ वही जो डिपार्टमेंट रखेगा। और क्या है, ड्यूरिंग एचपीएल अगर आप हाफ पे लीव ले रहे हो जब जिस टाइम सैलरी करती है ना, वो आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी लीव सैलरी कितनी है। भाई हाफ पे मिलेगा उसका 10% होगा, तो गवर्नमेंट का उतना होगा, इस हिसाब से होगा, ठीक है। हाफ पे में एडजस्टमेंट होता है इसमें। ठीक है, जब आप ज्यादा ले लेते हो, बहुत लोग नहीं कराते होंगे, बहुत लोग नहीं कराते होंगे। सही बात है। ड्यूरिंग ईएल इंक्लूडिंग ये मैंडेटरी हमारा कटना ही कटना है ना 10%। हम चाहें कि नहीं कटवा रहे भाई? नहीं, ये तो 10% तो मैंडेटरी है, और अब तो ये आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। इसमें जीपीएफ में तो था ये, इसमें 6% है मिनिमम, और उसको आप मैक्सिमम पूरा बेसिक ले सकते हो आप पूरा। उन्हें क्या बेनिफिट होता था ना, उन्हें टैक्स में रिबेट मिलती थी पूरी। मान लो किसी की सैलरी 80,000 है और आपने 40,000 कटवा लिया, तो आपकी सैलरी खाली 40,000 रिफ्लेक्ट होती थी। और आपको पता है जब वो सारा पैसा बाद में मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इसलिए लोग इस तरीके से सेविंग करते थे जीपीएफ में ना। और एक चीज बताओ यार, एक चीज ये प्रोविजन भी है शायद कि अगर आप बीच में निकलवाना चाहो पैसा तो इसमें से कुछ पैसा निकाल भी सकते हो। क्या, कितना? 25%। 25% आप निकाल सकते हो, एक बार निकाल सकते हो या एक से ज्यादा बार? याद नहीं है, पॉइंट है बता दूंगी आपको, कंडीशन जो है इसमें। ठीक है कि कितनी बार निकाल सकते हैं। आएगा पॉइंट, कोई नहीं, आ गया। अच्छा, ड्यूरिंग ईएल अगर इंक्लूडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो कंट्रीब्यूशन ईदर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट और फ्रॉम गवर्नमेंट, पार्शियल विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग 25%। ऑब्वियस 25% ज्यादा नहीं निकाल सकते आप पार्शियल। और कब निकालोगे? जैसे हायर एजुकेशन लेनी है, बच्चों की करवानी है, बच्चों की शादी करवानी है, ठीक है, और कोई मकान खरीदना है या फिर कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन ये मकान खरीदना और ये कंस्ट्रक्शन करना ये तब नहीं होगा जब आपका ऑलरेडी एक मकान है उसी हेडक्वार्टर में। ठीक है, या फिर आपको किसी स्पेशल डिजीज की ट्रीटमेंट कराना है, या मेडिकल या इंसिडेंटल कोई एक्सपेंस एकदम से आ गए आपके ऊपर, डिसेबिलिटी हो गई है, तब भी आप ले सकते हो। अच्छा यार, इससे एक चीज याद आई सीमा,
हुआ यार ये इस बार जो ना मेरी कमेटी थी एक, वो खुलनी थी। ये जो मतलब 25% जो पैसा ले सकता है, ये किस कंडीशन में ले सकता है? सुपर एनुएशन के टाइम पर 60% कैश मिल जाएगा, 40% एन्युटी में खर्च हो जाएगा। ये बात हो गई ना? क्या 25% कैश मिल जाएगा और नहीं, सुपर एन्युटी की बात कर रही हूँ, यानी 60 साल का हो जाएगा। हाँ, सुपरनिएशन पर 40%, 60% खर्च होगा। हाँ, और 60% कैश मिल जाएगा, है ना? और ये टैक्सेबल नहीं होती है इनकम जो मिलती है। अगर मान लो ये अपना 60 साल की रिटायरमेंट से पहले छोड़ देता है, मतलब अपनी जॉब छोड़ देता है, तो उस टाइम में इसका 80% तो एन्युटी में जाएगा और 20% इसको कैश मिलेगा खाली। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अगर मान लो इसका टोटल एन्युटी सिर्फ ये टोटल जो इसका है अभी तक इकट्ठा हुआ है ना, वो 2 लाख से कम है। तो मान लो इंसान ने 4 साल की नौकरी की, 2 लाख से कम है, वो निकलवाना चाहता है, तो अब उसका एन्युटी में नहीं जाएगा। अगर 2 लाख से कम कभी भी आपका होगा ना, तो ये पूरा विड्रॉल कर सकते हो आप। ठीक है। TCS कंडक्ट रूल, ये एक तो भाई